अब वेद ने पहले सबसे पास वाले किलर को टारगेट किया। एक परफेक्ट अपरकट से मुक्का मारते हुए उसे बेहोश कर दिया। तब रेड डॉन अपना बैलेंस बनाते हुए बोला, ये लड़का बहुत स्मार्ट है, सब मिलकर हमला करो। वेद ने कंधे उचकाते हुए कॉन्फिडेंस से कहा। बस इसी बात का तो इंतजार था। अब सभी बचे हुए किलर्स गोबर के स्लिपरी एरिया से बाहर आकर एक साथ वेद पर टूट पड़े। लेकिन वेद किसी ट्रेन फाइटर की तरह किलर्स के वार से बचते हुए किलर्स को मार रहा था। ये किलर्स भले ही लोगों के लिए बड़े 30 मार खां थे, लेकिन वेद जिसने बचपन से ट्रेनिंग की थी उसके लिए अंडरवर्ल्ड के गुंडों को खत्म करना बाएं हाथ का खेल था। जब सभी किलर जमीन पर धराशायी हो गए तो आखिरी किलर यानी रेड डॉन डरते हुए बोला, तू कौन है भाऊ, कहां से आया है? वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम वेद है। अगली बार ये नाम सुनो तो 10 किलोमीटर दूर रहना, वरना इससे भी बुरा हाल करूंगा। ये कहकर वेद ने रेड डॉन की इतनी धुनाई की कि उसे रात में अपने सिर पर चिड़िया घूमती हुई नजर आई और बेहोश होकर गोबर में लुढ़क गया। तभी सामने एक फर्टिलाइजर ट्रक आकर गेट पर रुक गई और हॉर्न बजाया। तब जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स की नींद खुली तो वेद ने उन्हें तंज कसते हुए कहा, नहीं, थोड़ा और सो जाओ, सोने की ही तो सैलरी मिलती है सबको। यह सुनकर गार्ड शर्मिंदा हो गए, लेकिन तभी ड्राइवर ने विंडो से सिर निकाल कर कहा, साहब रामू काका ने फोन किया था ऑर्गेनिक वेस्ट कलेक्शन के लिए। वेद ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ भाई बिल्कुल राइट टाइम पर आयो, ये रहे ऑर्गेनिक वेस्ट, इन सबको गाड़ी में डाल दो। वेद ने ग्राउंड पर दर्द से कराह रहे किलर्स की तरफ पॉइंट किया तो ड्राइवर ने कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन ये तो, अरे भाई ये ऑर्गेनिक वेस्ट ही तो है, स्पेशल कैटेगरी का, बस अब इन्हें प्रॉपरली डिस्पोज करना है। ये कहते हुए वेद ने नोटों की गड्डी निकाल कर ड्राइवर को दिखाई। ड्राइवर को पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। गाड़ी से उतरकर एक एक करके सभी किलर्स को ट्रक पे लोड कर दिया। इधर विश्वनाथ अपने विला के मेन हॉल में बेचैनी से टहल रहा था। उसके साथ उसका लॉयल सर्वेंट नंदू भी था। विश्वनाथ घड़ी की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, सुबह के 6 बज गए और अभी तक कोई खबर नहीं आई। रेड डॉन ने कहा था कि सुबह तक काम पूरा हो जाएगा। नंदू ने कहा, साहब रेड किलर्स गैंग अपने काम के लिए फेमस है, हो सकता है लेट हो गया हो, लेकिन काम तो करके ही आएंगे। आप देखना, जिस लड़के ने सार्थक बिटवा को मारा है वो आपके सामने अपनी जान की भीख मांगेगा, बस थोड़ा सब्र रखो। विश्वनाथ ने अपनी स्टिक जमीन पर पटकी। सब्र ही तो नहीं हो रहा है, वो लड़का, उसने मेरे पोते को मार दिया और तू मुझे सब्र रखने को कह रहा है। अब सब्र नहीं रखा जाएगा नंदू, अब तो उस लड़के को लाश बनाने के बाद ही चैन आएगा। तभी अचानक गेट के पास से तेज बदबू आने लगी। विश्वनाथ नाक सिकोड़ते हुए बोला, ये कैसी स्मेल है, कहीं सीवेज का पाइप तो नहीं फट गया, जा जरा देख कर आ। नंदू ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं चेक करता हूं साहब। जैसे ही नंदू गेट पर गया उसने देखा कि फर्टिलाइजर ट्रक रुका हुआ था। ट्रक के पीछे से आवाजें आ रही थी, कोई बचाओ हमें, अरे कोई है। ड्राइवर नीचे उतरा और ट्रक का बैक डोर खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से रेड किलर्स के सभी मेंबर्स बाहर गिरने लगे। सभी की हालत खराब थी, कपड़े गंदे थे और वो सभी दर्द से कराह रहे थे। दरवाजा खुलते ही फर्टिलाइजर की और गंदी बदबू पूरी हवा में फैल गई। नंदू ने जैसे ये नजारा देखा घबरा कर विश्वनाथ को आवाज लगाई, साहब आप यहां आइए। तभी ड्राइवर ट्रक में वापस जाकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, साहब मेरा काम पूरा हुआ। ट्रक चले जाने के बाद विश्वनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो नंदू पर चिल्लाया, तूने तो कहा था ये लोग कभी फेल नहीं होते, अब इनकी बदबूदार हालत देख। नंदू घबरा कर बोला, मैंने सच कहा था साहब, पता नहीं ये कैसे हुआ। उसने रेड डॉन से पूछा, क्यों बे, तुम लोग तो बड़ा अकड़ रहे थे, अब तुम्हारी ये हालत किसने की? इससे पहले कि रेड डॉन जवाब दे पाता किसी और की सख्त आवाज गूंजी, मैंने की। नंदू और विश्वनाथ ने नजर उठाकर देखा तो गेट के दूसरी तरफ वेद खड़ा था। वेद को देखते ही विश्वनाथ की आंखों में बदले की ज्वाला भड़क उठी, लेकिन वेद ने उसकी तरफ देखकर कैजुअल टोन में कहा, गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी, कैसा लगा मेरा रिटर्न गिफ्ट? विश्वनाथ का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो अपने स्टिक को वेद के सर की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, तूने मेरे सार्थक को मारा, अच्छा है तू खुद चलकर यहां आ गया, लेकिन यहां से तेरी लाश म्युनिसिपल वाले ले जाएंगे। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां आया क्योंकि तुम्हारा सामना करने का दम रखता है ये वेद, तुम्हारी कोरी बकवास सुनकर कान सुजाने नहीं आया। यह सुनकर विश्वनाथ ने गुस्से में अपनी स्टिक का हैंडल प्रेस किया तो उसमें से एक छुपी हुई गन बैरल निकली। ये कोई ऑर्डिनरी स्टिक नहीं थी, बल्कि एक स्पेशली डिजाइन वेपन थी। विश्वनाथ वो गन वेद के सर पर पॉइंट करते हुए चिल्लाया, अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। वेद ने बिल्कुल भी घबराए बिना कहा, वाह क्या हथियार है, मुझे पसंद आया।
लेकिन तुम्हारा यह वेलकम मुझे पसंद नहीं आया। ये कहते हुए उसने अपना हाथ झटका और विश्वनाथ की आंखों में आंखें डालकर बोला, चला गोली। अगले ही पल विश्वनाथ का हाथ कांप रहा था क्योंकि वो चाहकर भी ट्रिगर नहीं दबा पा रहा था। नंदू को लगा कि विश्वनाथ वेद को जान से मारने से पीछे हट रहा है, इसलिए उसने प्रोवोक करने के लिए कहा, साहब गोली चलाइए, आज इसे मार डालिए। सार्थक बाबू को याद करिए, उसका चेहरा कैसा दिखता था जब वो मरा था, कितना दर्द में था बिटवा। नंदू ने और जोश दिलाने के लिए कहा, साहब आपने बचपन से सार्थक बाबा को पाला पोसा, लेकिन इस बेरहमी से उसे छत से गिराकर मारा है और अब वो सामने खड़ा है और आप उसे जिंदा छोड़ रहे हैं। लेकिन अचानक विश्वनाथ ने गन नंदू की तरफ पॉइंट कर दी। नंदू घबरा गया। सब मैं तो बस। वेद ने अब सीरियस टोन अपनाया, ये शूट नहीं कर पाएंगे। तब नंदू ने गौर से विश्वनाथ को देखा तो उसे समझ आया कि विश्वनाथ हिल ही नहीं पा रहा। उसके हाथ, गले और कंधे पर सिल्वर पिंस लगी हुई थी। वेद ने जब अपना हाथ झटका था तो उसने चुपके से पिंस फेंकी थी, जिससे विश्वनाथ के प्रेशर पॉइंट्स ब्लॉक हो गए थे। नंदू ने आज तक ऐसी टेक्निक नहीं देखी थी। वेद ने फिर सीरियस टोन में कहा, सार्थक मेरी वजह से नहीं, एक्सीडेंटली मरा था, और वो ऐसे नहीं मरता तो भी मैं उसे मारता, क्योंकि उसने मेरी वाइफ को हाथ लगाने की गलती की थी और इस गलती की सजा मौत ही थी। यह सुनकर विश्वनाथ ने घूरते हुए उसे देखा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वेद ने धीरे से विश्वनाथ की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुम अपना बदला चाहते हो तो सिर्फ मेरे पीछे आओ, लेकिन अगर तुमने मेरे परिवार को हाथ लगाने की कोशिश भी की। वेद ने एक कदम आगे बढ़ाया और गंभीरता से एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तो मैं आपके बचे हुए सभी फैमिली मेंबर्स को एक एक करके आपके सामने ही खत्म कर दूंगा, समझे? विश्वनाथ की आंखें शौक से फैल गईं और उसका हाथ और भी ज्यादा कांपने लगा। वेद ने आखिरी बार विश्वनाथ को वार्निंग लुक दिया और फिर पलटकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही नंदू ने झटके से विश्वनाथ के शरीर पर लगी सिल्वर पिंस निकाली और तब जाकर विश्वनाथ हिल पाया। उसने गुस्से में 3-4 गोलियां हवा में ही फायर कर दी और नंदू उसके गुस्से से कांप रहा था। साहब, ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, उसने किलर गैंग को पछाड़ दिया और आपको भी कंट्रोल कर लिया। तब विश्वनाथ कुछ सोचते हुए गंभीरता से बोला, हाँ, ये लड़का साधारण नहीं है, मेरे घर में आकर मुझे ही धमका कर गया है, तो इसमें दम भी है और जोश भी, लेकिन ये ज्यादा वक्त तक नहीं जी पाएगा। नंदू ने कंफ्यूजन से पूछा, तो हम इसे मारेंगे कैसे? जवाब में विश्वनाथ कुटिल मुस्कान के साथ बोला, अभी इसे पता है कि मैं इसे मारना चाहता हूं, तो ये पूरी तैयारी करके रखेगा। मैं इसे तब मारूंगा जब इसने उम्मीद भी नहीं की होगी। वहीं वेद आने वाले खतरे से अनजान रायजादा मेंशन की तरफ बढ़ रहा था। क्या करेगा विश्वनाथ? क्या वेद उससे निपट पाएगा? क्या होगा जब कियारा को इस इंसिडेंट का पता चलेगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।